नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जल्दी से सारे लोग आ जाओ, शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को लाइक करते चलो, सेशन को शेयर करते चलो। चलो पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। और जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सबसे पहले सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को एक बार लाइक करो, सेशन को एक बार शेयर कर दो, ठीक है। चलो पहले प्रश्न का आंसर करना है। तो शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। 1627 में, 1674 में, 1680 में या फिर 1670 में शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष होता है? पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1674 में, ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब होगा? तो 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है, ठीक है। और 1680 में क्या हो जाएगा? तो 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। 1674 में क्या होगा? इनका राज्याभिषेक होगा। 1680 में इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, ठीक है भाई बात। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अकाल तख्त का निर्माण करता कौन से सिख गुरु थे? ठीक है, कौन से सिख गुरु हैं जो अकाल तख्त का निर्माण करते हैं? तो गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु हरगोविंद। क्या करेक्ट आंसर होगा? दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। अकाल तख्त की बात करेंगे। अकाल तख्त का निर्माण करता कौन से सिख गुरु हैं? दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। जल्दी से सारे लोग बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का? ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु हरगोविंद हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? तो गुरु हरगोविंद के समय में अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो तीसरे प्रश्न का आंसर करना। नील आंदोलन का उल्लेख किसने अपनी पुस्तक में किया है? तो नील आंदोलन की बात हो जा रही है। तो नील आंदोलन का उल्लेख किसने अपनी पुस्तक में किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, हरीश चंद्र मुखर्जी ने या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? किसने नील आंदोलन का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है? तीसरे प्रश्न का आंसर करना है। और करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलो भाई, फटाफट आंसर करते चलो। तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? हरीश चंद्र मुखर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हरीश चंद्र मुखर्जी हैं। और इनकी अगर आपसे पूछ ले कि पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा हिंदू पैट्रियाट, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदू पैट्रियाट। हरीश चंद्र मुखर्जी की पुस्तक है और अपनी इस पुस्तक में इन्होंने नील आंदोलन का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो चौथे प्रश्न का आंसर करना। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? देखो गुप्त संवत आपसे पूछ रहा है तो बताइएगा। चौथे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बाद में जितने लोग जुड़े हो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार शेयर कर दो। तो रात में एक बार हम लोग रात के 9 बजे मिलते हैं लाइव सेशन में। 35 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करते हैं। तो सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दो, शेयर जरूर कर दो, ठीक है। चलो तो गुप्त संवत की बात करेंगे। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, चंद्रगुप्त प्रथम। कब शुरुआत करेंगे गुप्त संवत की? तो 319 ईस्वी में, ठीक है। 319 एडी ईस्वी में ये गुप्त संवत की शुरुआत करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की शुरुआत की है और कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की है। ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। पांचवें प्रश्न का आंसर करना। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है भाई? एनसीटीई आपने बहुत सुना होगा बीएड बीटीसी में लेकर के, ठीक है। बीएड बीटीसी विवाद है या फिर बाकी विवादों में आपने एनसीटीई नाम सुना होगा। तो बताइएगा एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्या हो जाएगा?
तो देखो एनसीटीई जो है तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो स्थापना वर्ष भी याद रखना, स्थापना वर्ष है 1995 1995 में एनसीटीई की स्थापना होगी और इसका फुल फॉर्म जो होगा वो होगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, स्थापना 1995। अगले प्रश्न का आंसर करना, सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुई है। छठवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, तो सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुई है। सिडबी की स्थापना 1982, 1986, 1988 या फिर 1990। सिडबी की स्थापना आपसे पूछ रहा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा छठवें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, जल्दी से सारे लोग बताइएगा, ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1990 में सिडबी की स्थापना होगी और सिडबी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, स्थापना 1990 में होगी। ऑप्शन क्या होगा, डी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सातवें प्रश्न का, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसको मानते हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसको मानते हैं ये आपको बताना है। तो पतंजलि को, वाल्मीकि को, कपिल को या फिर गौतम को सांख्य दर्शन का प्रतिपादक। 35 प्रश्न कराऊंगा और 35 के 35 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बाद में जितने लोग जुड़े हो, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर जरूर कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, कपिल हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, कपिल हो जाएंगे। देखो पतंजलि जो है तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ठीक है, किसके, तो पतंजलि योग दर्शन के। ठीक है भाई बात, तो यहाँ पर सांख्य दर्शन के जो हो जाएंगे आपके कपिल हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो अगले प्रश्न का आंसर करना, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। देखो अगर सुदर्शन झील की बात होती, पहले इस प्रश्न का आंसर करो फिर मैं बताता हूं। ठीक है, तो बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, रुद्रदामन। क्या हो जाएगा, आठवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। देखो अगर आपसे सुदर्शन झील का निर्माण पूछे, ठीक है, सुदर्शन झील का आपसे निर्माण पूछे तब तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन यहाँ पर देखो एक शब्द आगे जोड़ दिया, क्या, बिना बेगार के। ठीक है, तो बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, रुद्रदामन। ठीक है, क्या होगा, बिना बेगार के रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। ठीक है, रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख मिलेगा, तो जूनागढ़ अभिलेख मिलता है और इसी से जानकारी मिलती किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं तो उसके बाद ये क्या करेंगे, तो उसके बाद ये अंतरिम सरकार की घोषणा करते हैं। तो किस तारीख को ये अंतरिम सरकार की घोषणा करते हैं ये आपको बताना है। 21 अक्टूबर 1943, 22 अक्टूबर 1943, 23 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर। करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करते चलो भाई, क्या करेक्ट आंसर होगा। 9वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। कहां से की थी, तो सिंगापुर से की थी। ठीक है, ध्यान रखना कहां से की थी, तो सिंगापुर से इन्होंने भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करना, 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहते हैं। तो 19वीं शताब्दी में कौन सा अकाल पड़ा था जिसको प्रकोप का समुद्र कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही भीषण अकाल पड़ा था जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा अकाल होगा, बिहार अकाल, राजपूताना अकाल, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल या फिर आपका उड़ीसा अकाल। तो 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19वीं शताब्दी में कौन सा अकाल है जिसको प्रकोप का समुद्र कहा जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा अकाल, जो कि 1866 से 67 में पड़ता है।
ठीक है। तो इस अकाल के दौरान बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है, तो इसको प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? देखो, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर हम लोग बात करें आरटीआई की, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार की बात करेंगे तो ये 2005 में आया है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है? इसके तहत आप कोई भी सूचना मांग सकते हो। तो आप जिससे सूचना मांगते हो वो सामने वाला आपको कितने दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराएगा? 30 दिन, 15 दिन, 45 दिन या फिर 60 दिन? कितने दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराना, ठीक है, सामने वाले को आपको सूचना देना आवश्यक है? बताइएगा। आरटीआई, सूचना का अधिकार 2005 में आएगा और 30 दिनों के अंदर, ऑप्शन क्या होगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करना, 12वें प्रश्न का आंसर करना। स्टेनलेस स्टील का संघटक नहीं है, तो बताइएगा। स्टेनलेस स्टील की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन संघटक नहीं है? चांदी नहीं है, क्रोमियम नहीं है, आयरन नहीं है या फिर निकिल नहीं है। स्टेनलेस स्टील में कौन संघटक नहीं है? 12वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। क्या आंसर होगा? और बाद में जितने लोग जुड़ रहे हो, ठीक है, जितने लोग देरी से जुड़ते हो, जितने लोग बाद में जुड़ते हो, सेशन को सभी लोग एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, बार बार आप लोगों से कहना पड़ता है, तो सेशन को एक बार लाइक कर दो भाई, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। 12वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा? तो देखो, स्टेनलेस स्टील का संघटक चांदी नहीं होगा, क्रोमियम होगा, आयरन होगा, निकिल होगा, लेकिन चांदी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात। चलो 13वें प्रश्न का आंसर करना। सीयूकी किसके यात्रा वृत्तांत है? ठीक है, तो किसका यात्रा विवरण सीयूकी नाम से मिलता है? किसकी पुस्तक है सीयूकी? फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग या फिर मेगस्थनीज? 13वें प्रश्न का आंसर करना। किसकी पुस्तक या फिर किसका यात्रा वृत्तांत जो है सीयूकी नाम से मिलता है? 13वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हेनसांग। किसके समय में हेनसांग भारत आएगा? तो ये हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, किसके समय में? तो हर्षवर्धन के समय में जो हेनसांग है ये क्या करता है? तो ये भारत आता है। ठीक है भाई बात। हेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आएगा और इसका जो यात्रा वृत्तांत है वो क्या होगा? सीयूकी नाम से जाना जाता है। मेगस्थनीज की अगर हम लोग पुस्तक की बात करेंगे, मेगस्थनीज की पुस्तक क्या हो जाएगी? इंडिका हो जाएगी। ऑप्शन हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन को कब हस्तांतरित कर दिया गया था? 14वें प्रश्न का आंसर करना भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन को कब हस्तांतरित कर दिया गया था? 1773, 1784, 1858 या फिर 1947? चलो 14वें प्रश्न का आंसर करो भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन को कब हस्तांतरित कर दिया गया है? 14वें प्रश्न का आंसर करना है। जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा भाई, फटाफट आंसर करो भाई। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन को कब हस्तांतरित किया गया है? 14वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1858। देखो 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का एक्ट आता है, इस एक्ट के द्वारा क्या किया जाएगा? जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है उसको ब्रिटिश क्राउन को या फिर आप कह सकते हो ब्रिटिश संसद को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वें प्रश्न का आंसर करना। पहली बुलेट ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच में चली थी? ठीक है, तो पहली वाली बुलेट ट्रेन आपको बताना है मुंबई अहमदाबाद, दिल्ली मुंबई, मुंबई गोवा या फिर दिल्ली आगरा। 15वें प्रश्न का आंसर करो भाई। पहली वाली बुलेट ट्रेन किन के बीच में चलेगी? फटाफट आंसर करते चलो। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। ठीक है, पहली वाली बुलेट ट्रेन चलती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे भाई? किसके दरबार में अमीर खुसरो रहते थे? बलबन, इल्तुतमिश,
अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो 16वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग। अमीर खुसरो की बात की जा रही है, किसके दरबार में रहेंगे? बलबन के समय में, इल्तुतमिश के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, या फिर फिरोज शाह तुगलक के समय में। 16वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में रहते हैं अमीर खुसरो। इनका जन्म कहाँ पर होगा? तो एटा पटियाली में इनका जन्म होता है। ठीक है, सितार की बात करें या फिर हम लोग बात करें किसकी? तबला की बात करें तो सितार और तबला, ठीक है, सितार और तबला की जो खोज है तो इसका श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो को जाता है। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर कहें भारत की खोज। अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो किसकी पुस्तक का नाम हो जाएगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। इनकी पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का आंसर करना। अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किस वर्ष से लागू किया गया है? ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त, देखो अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है कार्नवालिस को। ठीक है, किसको जाएगा? तो कार्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय जाता है। और ये जो बंदोबस्त है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू था। किस वर्ष से लागू किया गया? क्या ऑप्शन होगा भाई? 1792, 93, 94 या फिर 89? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आपका बी वाला होगा, 1793। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1793। 19वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। अल हिलाल पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो अल हिलाल पत्रिका संपादन किसके द्वारा किया गया है? सैयद अहमद खान, अब्दुल गफ्फार खान, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर अबुल कलाम आजाद। तो अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन है? 19वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो अबुल कलाम आजाद जो है इनकी पत्रिका है अल हिलाल। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वें प्रश्न का आंसर करना। अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ के राजा ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था? तो देवगिरी के राजा ने, वारंगल के राजा ने, होयसल के राजा ने या फिर पांड्य राजा ने। तो अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ के राजा ने कोहिनूर हीरा दिया था? देवगिरी, वारंगल, होयसल, पांड्य। 20वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, वारंगल। वारंगल के राजा कौन थे? तो वारंगल के राजा थे प्रताप रुद्र देव। ठीक है, कौन थे? तो प्रताप रुद्र देव, ये वारंगल के राजा हैं, प्रताप रुद्र देव। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा सबसे पहले भेंट किया था। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रताप रुद्र देव। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वोदय योजना के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो देखो सर्वोदय योजना, ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू। देखो अगर आपको जयप्रकाश नारायण ऑप्शन में दिया होता तो जयप्रकाश नारायण भी एकदम सही होता। ठीक है, अगर आपको जयप्रकाश नारायण दिया होता ऑप्शन में तो बिल्कुल सही होता, लेकिन अभी यहाँ पर ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण नहीं है। तो बताइएगा, तो जयप्रकाश नारायण की अनुपस्थिति में सर्वोदय योजना के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे या फिर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण ऑप्शन में नहीं है। अगर जयप्रकाश नारायण होता तो बिल्कुल करेक्ट होता, तो जयप्रकाश नारायण नहीं है। तो अभी जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा, विनोबा भावे हो जाएंगे। ठीक है, सर्वोदय योजना कौन हो जाएंगे? तो विनोबा भावे हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और विनोबा भावे भूदान आंदोलन से भी संबंधित थे। 22वें प्रश्न का आंसर करना। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया है?
तो बताइएगा सिंध को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया? 1833 में, 1843 में, 1853 में या फिर 1849 में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे 22वें प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1843 में सिंध का क्या किया गया है? अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया है। ठीक है, चलो 23वें प्रश्न का आंसर करना। कौन सा राजा है जिसका नाम शिलादित्य मिलता है? बताइएगा कौन सा राजा होगा? कुमारगुप्त होंगे, स्कंदगुप्त होंगे, चंद्रगुप्त होंगे या फिर हर्षवर्धन होंगे? कौन सा राजा है जिसका नाम शिलादित्य मिलता है? तो बताइएगा, फटाफट आंसर करते चलिएगा। कौन सा राजा है जिसका नाम शिलादित्य मिलेगा? करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएंगे। ठीक है, तो हर्षवर्धन का नाम क्या मिलता है? शिलादित्य मिलता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन के ही समय में चीनी यात्री कौन आया था? तो चीनी यात्री हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है भाई बात, तो ये ध्यान रखना। हर्षवर्धन के दरबार में ही कौन रहते थे? तो बाणभट्ट रहते थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बाणभट्ट जो है तो ये किसके दरबार में रहते थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट की 2 पुस्तकें हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। चलो आगे बढ़ते हैं। 24वें प्रश्न का आंसर करना। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरुआत किस वर्ष हुई है? सांसद आदर्श ग्राम योजना अगर इसकी डेट पूछा जाए तो देखो डेट होगी 11 अक्टूबर को। ठीक है, कब होगी? तो 11 अक्टूबर को सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है। किस वर्ष में शुरू की गई है ये आपको बताना है। तो 2014, 2015, 2016 या फिर 2019? क्या करेक्ट आंसर होगा? सांसद आदर्श ग्राम योजना ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2014 में शुरू किया गया है सांसद आदर्श ग्राम योजना को। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो 25वें प्रश्न का आंसर करना। खुदीराम बोस को किस वर्ष फांसी दी गई है? ठीक है, तो खुदीराम बोस की बात करें तो देखो ये सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र में। ठीक है, तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले जो क्रांतिकारी है वो कौन है? खुदीराम बोस हैं। और किस वर्ष इनको फांसी दी गई है? 1908, 1911, 1913 या फिर 1925? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी हैं। चलिए अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। वसुमित्र किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, कनिष्क के या फिर पुष्यमित्र शुंग के? ठीक है, तो वसुमित्र किसके समकालीन थे ये आप लोगों को बताना है। 26वें प्रश्न का आंसर करना है वसुमित्र। ठीक है, तो देखो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति होती है और चौथी जो बौद्ध संगीति होगी इसकी अध्यक्षता 2 लोग करते हैं। कौन कौन करेंगे? तो एक तो करते हैं वसुमित्र और दूसरे कौन करेंगे? और दूसरे करते हैं अश्वघोष करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे? तो अश्वघोष करते हैं। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगीति जो होगी ये कनिष्क के समय में होगी कुंडलवन कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष करेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। परिवार नियोजन विषय है, तो परिवार नियोजन जो है ये किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? परिवार नियोजन किस सूची का विषय हो जाएगा भाई? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? 27वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, परिवार नियोजन क्या हो जाएगा? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मेहरुन्निसा किसका नाम था? ठीक है, तो कौन है जिनका नाम मेहरुन्निसा है? बेगम हजरत महल, मुमताज महल, नूरजहां, लाडली बेगम? तो कौन हो जाएंगी जिनका नाम मेहरुन्निसा था? 28वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना भाई। मेहरुन्निसा किसका नाम हो जाएगा? क्या करेक्ट आंसर होगा? 28वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, नूरजहां। ठीक है, तो नूरजहां का प्रारंभिक नाम मेहरुन्निसा था। ठीक है, तो ये
ये किसकी पत्नी थी? तो ये जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, जहांगीर क्या करते हैं? तो जहांगीर इनसे विवाह कर लेते हैं मेहरुन्निसा से और इनको नूरजहां की उपाधि दे देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 29वें प्रश्न का आंसर करना, अकबर ने दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया है? ठीक है, तो अकबर ने दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया है? क्या करेक्ट आंसर होगा बताइएगा। अकबर ने दास प्रथा 1562, 1563, 1564 या फिर 1566। 29वें प्रश्न का आंसर करते चलना है। बाद में जितने लोग जुड़े हो, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सबसे पहले सेशन को लाइक शेयर कर दो। अभी भी कुछ लोग हैं जो अपना लाइक बचा करके रखे हैं। ठीक है, तो लाइक कर दो भाई, सेशन को शेयर जरूर कर दो। 29वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया है। 63 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 63 में क्या करेंगे? 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और 1564 में क्या करेंगे? तो 1564 में जजिया कर को समाप्त करते हैं। तो ये सब याद रखना, अकबर से बहुत महत्वपूर्ण है। 1562 में अकबर दास प्रथा को समाप्त करेंगे, 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करेंगे और क्या करेंगे? 1564 में जजिया कर को समाप्त करते हैं। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। 30वें प्रश्न का आंसर करना, अकबर के साथ सबसे पहले किस राजा ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ठीक है, तो कौन से राजा होंगे? मेवाड़ के राजा, रणथंभौर के राजा, आमेर के राजा या फिर मालवा के राजा? तो कहाँ के राजा हैं जिन्होंने अकबर के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किया है? 30वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? अकबर के साथ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आमेर के राजा। कौन है भाई आमेर के राजा? तो आमेर के राजा हैं भारमल। ठीक है, कौन है? तो आमेर के राजा हैं भारमल। और ये क्या करेंगे? तो ये सबसे पहले, ठीक है, अकबर के साथ क्या करेंगे? वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह जो है वो अकबर के साथ करते हैं। आमेर के राजा भारमल, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। रूस जापान युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो 1909 में, 1905 में, 1919 में या फिर 1917 में? ठीक है, रूस जापान युद्ध होता है और जापान क्या करता है? छोटा सा देश है जापान, और ये क्या करेगा? ये रूस को पराजित कर देता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या है कि रूस इतना बड़ा सा देश है और रूस जापान के बीच में युद्ध होगा और छोटा सा जापान जो है ये क्या कर देगा? ये रूस को पराजित कर देता है। ठीक है, तो बताइएगा रूस जापान जो युद्ध है ये किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1904-05 में। ठीक है, कब? तो 1904-05 में रूस जापान युद्ध होता है जिसमें जापान क्या करेगा? रूस को पराजित कर देगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो 32वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सिल्वर फाइबर क्रांति से क्या संबंधित है भाई? ठीक है, तो सिल्वर फाइबर क्रांति से चमड़ा, जूट, कपास या फिर तेल के बीज? जल्दी से सारे लोग बताना क्या होगा? सिल्वर फाइबर क्रांति से कौन संबंधित है? 32वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से आंसर करते चलिएगा। 32वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास है। ठीक है, सिल्वर फाइबर ब्रिज जो है, सिल्वर फाइबर क्रांति से क्या हो जाएगा? तो कपास आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। दाची गांव कहां पर स्थित है? तो राजस्थान, गुजरात, जम्मू, अरुणाचल प्रदेश। दाची गांव कहां पर स्थित है भाई? दाची गांव कहां पर होगा भाई? राजस्थान, गुजरात, जम्मू, अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जम्मू में। ठीक है, तो दाची गांव जो है ये कश्मीरी मृग हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपके कहां पर है? जो कि आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, वेटिकन सिटी किस देश में स्थित है? देखो वेटिकन सिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी जो है तो ये दुनिया का सबसे छोटा देश है और एक ऐसा देश है जो खुद एक देश के अंदर है। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा देश है और एक ऐसा देश है जो खुद किसी न किसी देश के अंदर है। तो बताइएगा वेटिकन सिटी किस देश के अंदर है? जर्मनी, इटली, फ्रांस, अमेरिका। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश
किस देश के अंदर स्थित है? क्या होगा? जर्मनी, इटली, फ्रांस, अमेरिका। करेक्ट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी वहां पर, ठीक है, इटली के अंतर्गत है, ठीक है भाई, वेटिकन सिटी, इसीलिए वेटिकन सिटी को देश के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाओ। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इसी के साथ आज के सेशन को। और पहले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत क्या है? तो पहला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग आंसर करते चलिए और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलो, ठीक है भाई। तो सेशन को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज के सेशन में लेकर के आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो पहले प्रश्न का आंसर करना, बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है, क्या होगा? बिरहा होगा, रसिया होगा, आल्हा होगा या फिर लांगुरिया होगा? तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत क्या होगा? पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए आंसर करते चलिए भाई, बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। तो आल्हा ऊदल आपने सुना होगा, तो आल्हा खंड जो है, ठीक है, ये बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत हो जाएगा। पहले प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? अभी देखो उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम देने वाले हो, पेट का एग्जाम देने वाले हो, तो उत्तर प्रदेश से प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो बताइएगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? राप्ती नहर है, गंडक नहर है, सरयू नहर है या फिर शारदा नहर? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नहर आपसे पूछा जा रहा है। देखो नदी नहीं पूछा जा रहा है आपसे, नहर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी नहर कौन सी हो जाएगी? क्या करेक्ट आंसर होगा? दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शारदा नहर, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर हो जाएगी, ठीक है भाई बात। चलो तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किस खनिज को पीला केक कहा जाता है? तो प्लूटोनियम को, यूरेनियम को, थोरियम को या फिर एल्यूमिनियम को, ठीक है। कौन सा खनिज है जिसको पीला केक के नाम से जाना जाता है? तीसरे प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। जितने लोग बाद में जुड़े हो सभी लोग सेशन को लाइक करते चलो, सेशन को शेयर करते चलो, ठीक है। चलो तीसरे प्रश्न का आंसर करो, क्या करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम। तो यूरेनियम को पीला केक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, ठीक है, जहाँ पर यूरेनियम उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश का देखो एकमात्र जिला है, कौन सा? ललितपुर। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ पर आपको यूरेनियम मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना, यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की है? ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर ये वर्ष भी याद रखना, ठीक है, हो सकता है आपसे वर्ष भी पूछ ले। तो 1825 में क्या होगा? वेदांत कॉलेज की स्थापना होगी। कौन करेगा इस कॉलेज की स्थापना? ईश्वरचंद विद्यासागर, अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय या फिर मदन मोहन मालवीय? चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, ठीक है भाई बात। राजा राम मोहन राय की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ये 1828 में क्या करेंगे? तो 1828 में ये ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है। कौन से समाज की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे 1828 में राजा राम मोहन राय, और 1825 में क्या होगा? वेदांत कॉलेज की स्थापना होगी। चलो आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो जल्दी से सारे लोग बताइएगा, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? तो जल्दी से आंसर करते चलो भाई, जल्दी से सभी लोग आंसर करते चलो। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? और जितने लोग देखो सेशन इस चैनल पर, ठीक है, पहली बार हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो टारगेट सरकारी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोग पहली बार इस चैनल पर हैं, ताकि जब भी हम लोग लाइव आएँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, ठीक है।
चलिए बताइएगा, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका सुएज नहर। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में, ठीक है। कब? 1869 में सुएज नहर का निर्माण किया गया था, ठीक है। और ये विश्व की सबसे लंबी नहर है, तो सुएज नहर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? सुधा मूर्ति, झुम्पा लाहिड़ी, शशि थरूर, NR नारायण मूर्ति। 6वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? 6वें प्रश्न का आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे हमारे? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। NR नारायण मूर्ति की पुस्तक है। ऑप्शन डी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? चलिए बताइएगा, फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? जितने लोग सेशन में बाद में जुड़ रहे हो या फिर जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो सेशन को सबसे पहले सभी लोग लाइक कर दो, और जो लोग शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर दो। कम से कम ये एक काम एकदम दिल खोल के कर दो भाई, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। देखो यहाँ पर ध्यान देना, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 212। चलो 8वें प्रश्न का आंसर करना। कौन सी बागानी फसल नहीं है? अब देखो बागानी फसल पूछ रहा है, कौन सी नहीं है? देखो नहीं यहाँ पर मेंशन किया, नहीं शब्द मेंशन किया है, ठीक है। तो कौन सी बागानी फसल नहीं है? कॉफ़ी नहीं है, चाय नहीं है, काजू नहीं है, या फिर मोटे अनाज नहीं है? कौन सी बागानी फसल नहीं है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मोटे अनाज, ठीक है। मोटे अनाज जो है ये आपकी बागानी फसल नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न का आंसर करना। तूपर दाल को अन्य किस नाम से जानते हैं? भाई तूपर दाल बताइएगा, आप लोग रोज घर में दाल खाते हो तो बताना भाई, ये तूपर दाल जो है तो इसको किस नाम से जानते हैं? अरहर, ज्वार, मसूर, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो एक और ऑप्शन दे दूं आपको, चना, ठीक है। जल्दी से सारे लोग बताओ भाई, चलो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। आपको यहाँ पर मैंने इतने सारे ऑप्शन दे दिए, ठीक है। अरहर दे दिया, ज्वार दे दिया, मसूर दे दिया, चना दे दिया, इनमें से कोई नहीं दे दिया। बताओ भाई तूपर दाल को अन्य किस नाम से जानते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अरहर की जो दाल है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अरहर की जो दाल है इसको तूपर दाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। कौन सा मेला है जो मेरठ में लगता है? बताइएगा कौन सा मेला है जो मेरठ में लग रहा है? बटेश्वर मेला, शाकंभरी मेला, नौचंदी मेला, या फिर देवी पाटन मेला? चलो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई, 10वें प्रश्न का आंसर करना है। तो कौन सा मेला है जो मेरठ में लगता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करते चलिए, नौचंदी मेला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तो नौचंदी मेला जो मेरठ में लगता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग देवी पाटन मेला की बात करें तो ये कहाँ पर लगेगा? तो ये आपका बलरामपुर में लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग शाकंभरी मेला की बात करेंगे कहाँ पर लगेगा? तो सहारनपुर में लगेगा शाकंभरी मेला, ठीक है। और आपके कहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, नौचंदी मेले की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर लगेगा? तो ये आपका लगेगा आपके कहाँ पर? मेरठ में। ऑप्शन क्या होगा? सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। पेंसिलिन की खोज किसने की है? जल्दी से बताइएगा, 11वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। पेंसिलिन की खोज किसने की है? ग्राहम बेल, लुई पास्चर, रोएंटजन, या फिर फ्लेमिंग? क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोएंटजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने किसकी खोज की? इन्होंने एक्सरे की खोज की है। ग्राहम बेल की बात करेंगे तो इन्होंने किसकी खोज की है? तो इन्होंने टेलीफोन की खोज की है, ठीक है, ग्राहम बेल ने। चलो आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, बताइएगा कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से संबंधित है? फतेहपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, महोबा? फटाफट आंसर करो भाई, 12वें प्रश्न का आंसर करो। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो क्या होगा, जो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, महोबा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो महोबा जो है ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 13वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग।
मथुरा राजधानी है। देखो आपने प्राचीन भारत में 16 महाजनपद पढ़ा रहा होगा, ठीक है, आपने क्या किया होगा, तो आपने 16 महाजनपद पढ़ा रहा होगा। तो जरा बताना 16 महाजनपद में मथुरा किसकी राजधानी थी? ठीक है, 16 महाजनपद में मथुरा किसकी राजधानी थी? पांचाल की, अंग की, सूरसेन की या फिर मत्स्य की? तो मथुरा किसकी राजधानी है 16 महाजनपदों में? बताइएगा, प्राचीन भारत में आपने पढ़ा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 13वें प्रश्न की बात करेंगे तो सूरसेन की राजधानी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरसेन की राजधानी हो जाएगी मथुरा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। मदनाष्टक किसकी रचना है भाई? मदनाष्टक रहीम, मलिक मोहम्मद जायसी, केशव, रविदास। ठीक है, बताइएगा तो किसकी रचना है मदनाष्टक? रहीम की, मलिक मोहम्मद जायसी, केशव या फिर रविदास? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, रहीम की। ठीक है, किसकी? तो रहीम की पुस्तक है मदनाष्टक। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो 15वें प्रश्न का आंसर करना। हिंदुस्तान के संपादक कौन थे भाई? ठीक है, हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर अरविंदो घोष? तो 15वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है हिंदुस्तान के संपादक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो 16वें प्रश्न का आंसर करना। उत्तर प्रदेश के किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, चलो एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शन कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? नहीं, चलो ठीक है, सही तो है। ठीक है, बताइएगा तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? तो किस वर्ष में किया गया है? 47 में, 1968 में, 1951 में या फिर 1977 में? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है? किस वर्ष? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1951 में। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार में रहता था? चलिए बताइएगा। तो अकबर के दरबार में कौन सा चित्रकार रहता था? मीर मुसव्विर, दोस्त मोहम्मद, दसवंत, उपरोक्त सभी? 17वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार में रहता था? 17वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दसवंत हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग ऑप्शन डी कर रहे हो, उपरोक्त सभी कर रहे हो, गलत हो जाएगा भाई। दसवंत हमारा करेक्ट आंसर होगा। दसवंत जो है ये अकबर के दरबार का चित्रकार था। ठीक है, अकबर के दरबार में रहता था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई? वाक्य को समाप्त करने के लिए आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, आप कोई वाक्य लिख रहे हो और उसको आपको समाप्त करना है, मतलब वाक्य को अपने पूरा करना है कि भाई आपका वाक्य पूरा हो गया, तो फिर आप किसका प्रयोग करते हो? अल्प विराम का, पूर्ण विराम का, विवरण चिन्ह का या फिर उप विराम का? जैसे मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं। अब ये मेरा वाक्य मान लो पूरा हो गया, तो इसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण विराम। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो 19वें प्रश्न का आंसर करना। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो रेखांकित जो शब्द है उस मुहावरे का अर्थ बताइएगा। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास करना या फिर बहुत ही आशा रखना? बताना। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वाक्य में रेखांकित जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या होगा भाई? लोहे के चने चबाना मतलब बहुत ही कठिनाई झेलना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न का आंसर करना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है भाई? ठीक है, तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आपने कई बार ये सुना होगा, तो बताइएगा इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट और किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना करना कि कहाँ राजा भोज हैं और कहाँ पर गंगू तेली, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? देखो, एक ही शब्द अगर बार बार आ रहा है, ठीक है, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक होगा, श्लेष होगा, अनुप्रास होगा या फिर उपमा होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा भाई आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? तो फिर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे कनक कनक 2 बार आ जाए, ठीक है, तो कनक कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों कनक का शब्द जो है अर्थ जो है वो अलग अलग हो जाए। एक का अर्थ सोना हो जाए, एक का अर्थ धतूरा हो जाए। अब यहाँ पर अगर पूछे कि कनक शब्द कौन सा जो है अलंकार है, तो फिर क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर यमक हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, कई बार आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर क्या होगा? अनुप्रास होगा। ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। किसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? चौपाई, दोहा, सोरठा या फिर रोला? तो प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं, बताइएगा किसके होगा? 22वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा? किसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, चौपाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए चौपाई हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 23वें प्रश्न का आंसर करना। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया है, तो रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? बताइएगा। अव्यवी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या फिर द्विगु है? क्या होगा भाई? आजीवन। देखो आ इसमें लगा है, ठीक है, आ लगा है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, रेखांकित शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका अव्यवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है भाई, बात ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न का आंसर करना। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध, शोक, उत्साह या फिर विस्मय? तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? जल्दी से सारे लोग बताओ भाई। 24वें प्रश्न का आंसर करो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, शोक हो जाएगा। ठीक है, करुण का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 25वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, बताइएगा। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी, कौन सा हो जाएगा? फटाफट आंसर करो भाई। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। 4 शब्द आपको दिया गया है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अश्वनी। ठीक है, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा। इनमें से कौन पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? पंकज, अंडज, खग, नभचर, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ भाई, कौन पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26वें प्रश्न का? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंकज। ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। जो पंकज है ये किसका? कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अनाथ, अनाथ का विलोम होता है, बताइएगा क्या होगा अनाथ का विलोम? अपाहिज, सनाथ, अज्ञ, इनमें से कोई नहीं। अनाथ का विलोम क्या होगा? जल्दी से सारे लोग बताओ भाई, अनाथ का विलोम क्या होगा? अपाहिज होगा, सनाथ होगा, अज्ञ होगा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अनाथ का विलोम सनाथ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनाथ का विलोम सनाथ हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 28वें प्रश्न का आंसर करना। राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी गई है? कौन सा कवि है जो राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत? ठीक है, तो राष्ट्र कवि की उपाधि किसको प्रदान की गई है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन आपके सी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, राष्ट्र कवि की उपाधि इनको प्राप्त है, मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलो 29वें प्रश्न का आंसर करना। कामायनी किसकी रचना है? ठीक है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत?
ठीक है, जितने लोग सेशन को लाइक शेयर नहीं किए हो सेशन को एक बार लाइक शेयर कर दो भाई। बाद में जितने लोग जुड़े हो सेशन को, सभी लोग जितने लोग बाद में जुड़े हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दो भाई। ठीक है, कामायनी किसकी रचना है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आंसू, झरना, कामायनी, ये सब किसकी हो जाएंगी? तो ये सब हो जाएंगी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तीसरे प्रश्न का, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई थी? एक बात तो ये कंफर्म है भाई कि नाइटहुड की जो ये उपाधि है ये रविंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त थी, तभी तो ये लौटाए होंगे भाई। तो एक बात तो ये ध्यान रखना कि नाइटहुड की जो उपाधि है किसको प्राप्त थी? रविंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त थी। अब इन्होंने क्यों लौटाई भाई? रॉलेट एक्ट के विरोध में, बंग भंग के विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, या साइमन कमीशन के विरोध में? तो किसके विरोध में इन्होंने लौटाया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होगा आपका? तो ये होता है 13 अप्रैल को। ठीक है, कब होगा? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, और इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि को वापस करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई है? बताइएगा, आत्मीय सभा की स्थापना पूछा गया प्रश्न ये। तो देखो, आत्मीय सभा की जो स्थापना है ये करते हैं कौन? ये करेंगे राजा राम मोहन राय करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे? तो राजा राम मोहन राय जो है ये आत्मीय सभा की स्थापना करेंगे। किस वर्ष करेंगे? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1815 में। ठीक है, कब? तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करेंगे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। 32वें प्रश्न का आंसर करना, औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया कर लगवाया था? ठीक है, तो 1689 में, 1669 में, 1679 में, या फिर 1685 में औरंगजेब ने जजिया कर कब लगवाया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1679 में, 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करते चल रहे हो सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब हुआ? ठीक है, तो नादिर शाह का भारत पर आक्रमण कब हुआ है? 33वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। 1789, 1769, 1739 या फिर 1785? चलो 33वें प्रश्न का आंसर करते चलो भाई। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1739 में। ठीक है, कब? तो 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है और ये क्या करेगा? मयूर सिंहासन को भारत से लूट करके लेकर के चला जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा? 37वां राष्ट्रीय खेल तो गुजरात, कर्नाटक, गोवा या फिर मध्य प्रदेश? देखो, गुजरात की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुजरात में अभी 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था। ठीक है, और 37वां जो राष्ट्रीय खेल होगा ये कहाँ पर होगा? तो ये गोवा में होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखना 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में, ऑप्शन सी। चल आगे बढ़ते हैं। 35वें प्रश्न का आंसर करना भाई। 2022 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 5 लोगों को, 6 लोगों को, 8 लोगों को या फिर 12 लोगों को? ठीक है, तो 2022 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 लोगों को। ठीक है, कितने? तो 12 लोगों को, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूएस ओपन या फिर कहें अमेरिकन ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच या फिर रोजर फेडरर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, नोवाक जोकोविच। किस देश के हैं भाई ये? तो ये सर्बिया के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। और यूएस ओपन या फिर कहें अमेरिकन ओपन 2023 में पुरुष एकल विजेता बन गए। चलो आगे बढ़ते हैं। 37वें प्रश्न का आंसर करना। यूएस ओपन 2023 महिला एकल विजेता कौन बनी है? ठीक है, तो यूएस ओपन 2023 महिला एकल विजेता कौन बनी है? ईगा स्वीटेक, नाओमी ओसाका, एस्ले बार्टी या फिर कोको गॉफ? क्या करेक्ट आंसर होगा? 37वें प्रश्न का आंसर करना भाई। यूएस ओपन या फिर कहें अमेरिकन ओपन 2023 महिला एकल विजेता, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, कोको गॉफ। किस देश की हैं? तो ये हो जाएंगी आपके अमेरिका की।
ठीक है। तो ये क्या है, तो ये यूएस ओपन 2023 महिला एकल विजेता बनी है। चलो 38वें प्रश्न का आंसर करना, G20 में 21वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना। अभी देखो G20 की बात करेंगे तो G20 की अध्यक्षता जो है अब की बार 2023 में अपना प्यारा भारत कर रहा है, ठीक है। नई दिल्ली में इनकी बैठक हो रही है, ठीक है। कहाँ पर, तो न्यू दिल्ली में, आपकी नई दिल्ली में आपकी G20 की बैठक हो रही है। मेजबानी 2023 में भारत कर रहा है। तो अभी हाल ही में इसमें 21वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है, ऑप्शन डी हो जाएगा अफ्रीकी संघ, ठीक है। कौन हो जाएगा, अफ्रीकी संघ 21वां अस्थायी सदस्य देश बना है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो 39वें प्रश्न का आंसर करना, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। 39वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कोच्चि, भोपाल, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट होगा, नई दिल्ली, ठीक है। कहाँ पर, तो नई दिल्ली में अभी आयोजन हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलो 40वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है। तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन भोपाल, इंदौर, वाराणसी या फिर गाजियाबाद। 40वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो भाई, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ होगा, फटाफट आंसर करो। करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा गाजियाबाद, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन डी गाजियाबाद हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।